नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि पंडित और एक यमदूत की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, हम कुछ भी करें वो होकर रहता है और यही जीवन का सत्य है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही विद्वान पंडित अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही विकलांग था। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था और उन्हें अपने मित्र के गांव पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, रास्ता लंबा है, अगर कोई साथ हो तो अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। जब पंडित ने उस आदमी का नाम पूछा तो आदमी ने उसे बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी को नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन पंडित ने उसके नाम के बारे में और पूछा उचित नहीं समझा। दोनों चलते रहे। जल्दी ही एक गांव पहुंच गए। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि एक आदमी को भैंस ने मार डाला है और इस घटना के कुछ ही समय बाद महाकाल पंडित के पास लौट आया। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव अभी भी बहुत दूर था, अतः उसने वही रात्रि विश्राम करने का निश्चय लिया। पंडित ने महाकाल से कहा कि थकावट बहुत हुई है, इसलिए हमें यही आराम करना चाहिए। हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, इसलिए मैं वह देकर वापस आऊंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग रही है। यह वही गांव था जहां महाकाल गए थे। यह देखकर पंडित को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी प्रकार का नुकसान क्यों होता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर में लौट आए। सुबह दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, इस गांव में भी मेरा कुछ काम है, इसलिए मैं रास्ते में बाद में आपसे मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े और महाकाल के पीछे पीछे चल पड़े कि वे कहाँ जाए और क्या कर रहे हैं। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहे थे, उन्होंने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने वहां कुछ नहीं कहा और दोनों अपने रास्ते पर चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए और महाकाल से कहा कि जहां भी जाते हो कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है, बता सकते हैं आखिर क्या होता है? महाकाल ने पंडित को उत्तर दिया, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे कि मैं असल में कौन हूँ। पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि आप अपना परिचय ठीक से दे सके तो यह मेरे लिए आसान होगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ। यमराज के आदेश से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनका जीवन काल पूरा हो गया है। हालांकि पंडित के पास पहले से ही यह विचार था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वह थोड़ा सा घबरा गया। फिर भी उसने पूछा, अगर ऐसा है तो बताओ आगे किसकी मृत्यु है? महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित स्तब्ध रह गए और बहुत निराश हुए। उसने मन ही मन सोचा, महाकाल ने जो कहा वो सच है तो मेरा दोस्त मर जाएगा और वह भी मेरी वजह से। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे उससे मिलने गांव नहीं जाना चाहिए। जब ये पंडित सोच रहे थे, महाकाल ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो,
लेकिन तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं जा रहे हो तो भाग्य नहीं बदलेगा। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से यह सुनकर पंडित चौंक गए, क्योंकि महाकाल उनसे मन की बात पढ़ सकते थे। इस कारण पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमदूत है। इसलिए वह तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब आदमी करीब आया तो पंडित ने महसूस किया कि यह उसका दोस्त था, जिससे वह मिलने जा रहा था। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थक गया है और ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी निगाहों से महाकाल की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उसके दोस्त को क्या हुआ है। महाकाल ने यह समझकर कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन जुबान से गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण तुम तक वो नहीं पहुंच सका, ना ही तुमको बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन बुढ़ापे की वजह से शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। इसलिए आपके दोस्त की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और आपकी वजह से उसने अपने शरीर की हदें पार कर दी। वह तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल निश्चित रूप से यमदूत थे। पंडित ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। इसलिए वह उस समय खुद को संभालने में सक्षम था। पंडित जी ने उत्सुक होकर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, यद्यपि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और यह देखकर कि आप अपने मित्र की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद तुम किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगवाकर मर जाओगे और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार करोगे। महाकाल वहां से जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त के लिए मृत्यु के बाद के सभी अनुष्ठान किए और अपने गांव लौट आए। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है और मृत्यु से बचने की कोशिश करता है। पंडित जी ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उनकी मदद कर सके। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनकी सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि यदि पंडित की बात सत्य है कि वह 6 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु से वह बच सकता है। इसलिए पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और कोई भी व्यक्ति राजा की अनुमति के बिना उनसे मिल नहीं सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने दिया गया ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वे डर के कारण बाहर जाने से बचते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु के एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी जल्दी सोने चले गए ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उनकी मौत टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में वे खुद नहीं जानते थे।
पंडित जी गहरी नींद में सो रहे थे। सोने के बाद वह नींद में चलने लगे। चलते चलते वो अपने कमरे से बाहर निकल गए और महल के घोड़े के चौकी की ओर चले गए। किसी ने भी उन्हें रोका नहीं या किस तरह की पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी नौकर जानते थे कि वे राजा के विशेष अतिथि थे। नींद की अवस्था में ही उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। बेहोशी की अवस्था में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं कि वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा। यह संयोग था कि पंडित के महल में प्रवेश करते समय सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उसे रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गए। सुबह होने पर राजा की नींद खुली और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ में नहीं आया कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंचे और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कैसे कर गए। कुछ समय बाद राजा का दरबार आयोजित किया गया और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने पंडित को फांसी देने का आदेश दिया। मौत की सजा सुनकर पंडित कांप उठे। तब उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे जो याद है वह यह है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे आज ही मरना था और ये हो रहा है। राजा को यह कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आज मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने की सोच भी नहीं सकता। मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने की सोच भी कैसे सकता हूँ? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस तरह मरने के लिए क्यों आऊँगा? राजा को पंडित के शब्द थोड़े उपयुक्त लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद पंडित खुद को सजा से बचने का बहाना बना रहा है। जो पड़ोसी राजा था वो इस राजा का मित्र था। उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम से पहले सैनिक लौट आए और उनके पास पड़ोसी राजा ने उत्तर के तौर पर पत्र भेजा। उसमें लिखा था, पंडित ने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है और हम भी नहीं जानते कि वह आधी रात को वहां कैसे पहुंचा। उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि राजा ने पंडित को पहले ही मौत की सजा सुनाई थी। पूरी कहानी जाने बिना अब अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती है तो राजा के बयान का अपमान होगा, और अगर राजा की बात रखने की सजा दी गई तो पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को इसका उल्लेख किया और बड़ी चर्चा करने के बाद वे निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा, आपको पंडित को सूती धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके वचनों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि वह एक धागे से फांसी पर नहीं मर सकता। राजा ने विचार को उपयुक्त पाया और वही आदेश दिया। सूत के धागे का एक फंदा बनाया जाता है और राजा के वचन के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पंडित यह भी मानते थे कि रुई का एक भी धागा उन्हें नहीं मारेगा, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, रुई का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस धागे से कटी हुई थी और वह तड़प तड़प कर जमीन पर लेटा हुआ था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया और वो मृत हो गया। सभी लोगों ने हैरानी से इसे देखा और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा
किसी की जान ले सकता है, लेकिन घटना हुई और नियति ने अपना काम कर दिया। तो दोस्तों, अगर पंडित ने महाकाल से उनकी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह अगले 6 महीनों के लिए राजा के महल में कैद होने के बाद हर दिन डर में रहने के बजाय एक बेहतरीन जीवन जीता। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। एक पंडित की मौत का संबंध उसके दोस्त से था, क्योंकि अगर वह अपने दोस्त से मिलने नहीं जाता तो रास्ते में उसे महाकाल नहीं मिलता और पंडित उससे उसकी मौत से जुड़े सवाल नहीं पूछता। जो होना है वो होकर रहता है। हम कितनी भी सावधानी बरते या जो भी उपाय करें, लेकिन हर घटना और उस घटना का पूरा ताना बाना पूर्व निर्धारित होता है, जिसे हम थोड़ा भी नहीं घुमा सकते। जबकि अगर पंडित अपने दोस्त से मिलने नहीं जाता और उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और अपाहिज नहीं होता तो उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि ऐसे में वह अपने दोस्त को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी प्रकृति ने उन्हें बचपन से जो विकलांगता दी थी वह उनकी मृत्यु से जुड़ी थी। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है और जैसा बनाया है वह किसी न किसी कारण से है और इसके अस्तित्व पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति किसी न किसी घटना से जुड़ी होती है। उसी प्रकार यदि पंडित को स्वयं उसकी निद्रा विकार के बारे में पता होता तो वह राजा से पहले ही इस बात का उल्लेख कर देता। यदि वह राजा के महल से बाहर आया होता तो कोई पहरेदार उसे रोक लेता। राजा कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते थे जिससे पंडित नींद में जाग न सके और कहीं जा न सके। अर्थात प्रत्येक घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही उन सभी बीजों को बो देती है जो अपने नियत समय पर अंकुरित होते हैं और उस घटना के घटित होने में योगदान करते हैं। तो प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घटना के होने के क्या कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे बोए गए हैं, और इसे ही हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लिखा होता है वो होकर रहता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।